आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा एक छोटा सा सपना था कि शहर जाकर एक अच्छी सी जॉब ढूंढकर वहीं सेटल हो जाऊंगा। मगर यहाँ शहर आकर पता चला कि सपने नींद में ही अच्छे लगते हैं। शहर में ना तो नौकरी मिल रही थी और ना ही रहने का कोई ठिकाना। हालांकि एक दो दिन के लिए मैं अपने दोस्तों के घर में भी रुका था, मगर रोज रोज उनके घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर खाना खा खा कर घर से लाए हुए मेरे सारे पैसे भी खत्म होने वाले थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मगर तभी भगवान ने अपना करिश्मा दिखाया और मुझे एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। हालांकि मैं इस काम के लिए शहर नहीं आया था, मगर पेट पालने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो चाहिए ही था। इसलिए मैं ये काम करने के लिए राजी हो गया। काम ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस मुझे रात भर जागना था। ड्यूटी पर वो मेरी पहली रात थी। मुझे उस जगह पर रखा गया था जहां फैक्ट्री के पुराने मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था, यानी फैक्ट्री के पीछे की तरफ। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। हालांकि इतनी बड़ी जगह में मैं अकेला वॉचमैन नहीं था, एक उम्रदराज आदमी भी था, मगर वो फैक्ट्री के गेट पर बैठा हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फैक्ट्री में वर्कर्स अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। कुछ ही घंटों में आलम यह था कि फैक्ट्री पूरी तरह से खाली हो गई। अब ना तो फैक्ट्री में कोई वर्कर था और ना ही कोई मशीन चल रही थी, जिस वजह से आसपास का माहौल पूरी तरह से खामोशी में डूब चुका था। ऊपर से वो फैक्ट्री जिस जगह पर थी वहां आसपास कोई घर भी नहीं था। खैर, एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। रात हर पल और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। कहीं ना कहीं उस वीराने में खुद को अकेला पाकर मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कर रहा था। मैंने सोचा वैसे भी कल सुबह तक मुझे बैठा ही रहना है, तो क्यों ना थोड़ी नींद पूरी कर ली जाए। यही सोचकर मैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैंने आंख बंद किया ही था कि तभी मेरे कानों में एक तेज आवाज आई, जैसे कोई लोहे की चीज धड़ाम से जमीन पर गिरी हो। मैं हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया और टॉर्च घुमा घुमा कर इधर उधर देखने लगा, मगर वहां सब कुछ सामान्य था। मुझे ऐसी कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मलबे में से ही कुछ गिरा होगा और मैं वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। पता नहीं क्यों, मगर मुझे अंदर से घबराहट महसूस हो रही थी। अभी मैं कुर्सी पर बैठकर अपनी तेज सांसों को सामान्य कर ही रहा था कि तभी फिर से एक बार तेज आवाज के चलते मैं चौंक गया, मगर इस बार आवाज किसी चीज के गिरने की नहीं, बल्कि किसी इंसान के चीखने की थी। मैंने तुरंत अपना टॉर्च जलाया और कुर्सी से उठकर चारों तरफ देखने लगा, मगर मुझे मेरे अलावा वहां आसपास ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही इंसान की कोई जात। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहा था। लिहाजा मैं भागकर सीधे दूसरे वॉचमैन के पास, यानी फैक्ट्री के मेन गेट के पास गया, तो पाया कि दूसरा वॉचमैन अपनी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा है। मैंने पास जाकर उस वॉचमैन को जगाया और सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस वॉचमैन ने कहा, नहीं नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा वहम होगा। इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो, जाओ अपनी जगह पर। दूसरे वॉचमैन के मुंह से ये सुनकर जहां मुझे हिम्मत मिलनी चाहिए, वहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो, जिससे मेरा डर और भी बढ़ गया। खैर, डरते डरते मैं वापस चलते हुए अपनी पोजीशन पर जाने लगा, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फोन निकालकर चलाने लगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज थी जिससे मेरा डर कम हो सकता था। अभी मैं फोन चलाकर टाइम पास कर ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के चीखने की आवाज आने लगी, मगर इस बार आवाज सुनकर मैं डरा नहीं, बल्कि मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए कि ये आवाज असल में आ कहां से रही है। लिहाजा मैं अपनी कुर्सी से उठा और टॉर्च जलाकर उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी कि पता नहीं चल रहा था आवाज कहां से आ रही है। लेकिन फिर भी मैं ध्यान से उस आवाज के जरिए को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते मैं अब उस जगह पर आ गया था जहां बड़ी मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था। तभी मेरी नजर एक आदमी पर गई, जो कि एक बड़े से लोहे के मलबे के नीचे दबा हुआ था, और वही आदमी जोर जोर से चीख रहा था। मैं दौड़कर उस आदमी के पास गया और उस बड़े से लोहे को हटाने की कोशिश करने लगा, मगर वो लोहा इतना भारी और वजनदार था कि मुझ अकेले के लिए उसे उठाना तो दूर, हिलाना भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने उस आदमी से कहा, तुम रुको, मैं कुछ करता हूं। इतना कहकर मैं दौड़ते हुए दूसरे वॉचमैन के पास गया और उसे सारी बात बताई, मगर पता नहीं क्यों दूसरा वॉचमैन मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन उससे बहुत विनती करने के बाद वो मान गया और मेरे साथ चलने लगा। चलते चलते जब मैं उस बड़े से मलबे के पास पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब उस मलबे के नीचे कोई नहीं था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दूसरे वॉचमैन ने कहा, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है लगता है, एक काम करो तुम सो जाओ, खामोखा मुझे भी परेशान कर दिया। इतना कहकर वो दूसरा वॉचमैन वहां से चला गया। मुझे भी अब लगने लगा था कि शायद मेरी तबीयत ही खराब है, मगर कहीं ना कहीं उस आदमी का चेहरा मेरे जहन में घूम रहा था। खैर, मैं फिर से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब मेरा सिर दुखने लगा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर कल भी ऐसा हुआ तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। अब मैं तंग आ चुका था, इसलिए कुछ देर तक तो मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया, मगर मैं ज्यादा देर तक ऐसा कर नहीं पाया और फिर से चलते हुए उसी तरफ जाने लगा जहां मैंने मलबे के नीचे आदमी देखा था। उस जगह पर पहुंचकर मैंने देखा कि वो आदमी सच में उसी मलबे के नीचे दबा है, मगर अब उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया था कि उसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। तभी वो आदमी एक डरावनी सी मुस्कुराहट लिए मेरी ओर पलटा और अपने शरीर को झटका देने लगा, जैसे वो उस मलबे के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी हो गया। वो मलबे के नीचे से निकला तो सही, मगर उस आदमी का आधा शरीर ही नहीं था। उसके दोनों पैर गायब थे
वो आदमी जमीन पर रेंगते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है, और अगर मैं यहाँ रुका तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने वहां से दौड़ लगा दी और भागते हुए दूसरे वॉचमैन के पास पहुंचा। पूरी रात मैंने उस वॉचमैन के पास में ही कटा दी। बाद में मुझे पता चला कि आज से कुछ महीनों पहले बड़े बड़े मशीनों का मलबा फेंकते समय उस आदमी के लापरवाही के चलते वो एक बड़े से मलबे के नीचे दब गया, जिससे उसके दोनों पैर कटकर अलग हो गए और दर्द के मारे उसकी वहीं पर मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। उसकी आत्मा को बहुत से लोगों ने देखा है। ये सब सुनकर मैंने उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। दोस्तों, मैं यानी कमलेश आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है उस पर आप लोगों को विश्वास ना हो, मगर यकीन मानिए इस घटना को याद करके मेरे रोंगटे तक कांपने लगते हैं। और शायद ये कहानी सुनने के बाद आपका भी यही हाल हो। खैर, दरअसल हुआ कुछ यूं था। उस रोज मैं अपने मामा के घर में गर्मियों की छुट्टियां बिता रहा था। शायद वो मेरी तीसरी रात थी जब मैं, मामा जी और उनका बेटा प्रिंस हम लोग घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर नेचुरल ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। तभी प्रिंस ने मामा जी से कहा, पापा कोई कहानी सुनाइए ना। इस पर मामा जी ने कहा, नहीं, फिर तू डरेगा रात को। इसके बाद भी जब प्रिंस नहीं माना और जिद करने लगा, तब मामा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, सुनो कमलेश, तुम भी सुनो। हमारे घर के बगल में जो छोटा सा घर है ना, उसी की कहानी है। आगे मामा जी ने बताया, ये बात आज से करीब 25-30 साल पुरानी होगी। तब भी शायद गर्मियों का ही मौसम चल रहा था। एक शाम मैं आराम से चाय पानी पीकर बिस्तर पर लेटने जा ही रहा था कि तभी घर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से हाथ मारने लगा। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि हमारा पड़ोसी जगदीप है। फिर जगदीप बोला, मनोज भाई, बगल वाला बुढ़ा मर गया। इस पर मैं बोला, कब? ठीक है, अब चलो शमशान ले जाने की तैयारी करो। दरअसल वो बुढ़ा हमारा ही पड़ोसी था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। पत्नी पहले ही मर चुकी थी और बेटा कई सालों से लापता था। अकेलापन उस बुढ़े के सर पर ऐसे चढ़ गया था कि उसकी हरकतें दिन पर दिन अजीब होती जा रही थी। राह चलते किसी भी आदमी को मारने दौड़ता, किसी को भी बेवजह गालियां बकने लगता। खैर, मर गया तो अच्छा ही हुआ। फिर हम 3-4 लोगों ने मिलकर अर्थी बनाया और पूरी रीति रिवाज के साथ हम 4 लोग अर्थी लेकर निकल पड़े। वैसे कल सुबह ले जाने से भी होता, पर रात भर लाश के पास कौन बैठेगा, यही सोचकर हम लोग शाम के अंधेरे में ही निकल गए। मैंने अर्थी को सामने की ओर से कंधा दिया था, मतलब जिधर उस बुढ़े का सर था। चलते चलते मैंने एक नज़र आसमान की ओर देखा। काले बादलों ने आसमान को चारों तरफ से घेर लिया था। बीच बीच में बादलों की गर्जन पूरे फिजा में गूंज जाती। तभी मेरे बगल में चल रहे जगदीप ने कहा, भाइयों थोड़ा जल्दी चलो, देखो बारिश आने वाली है। जगदीप ने अभी इतना कहा ही था कि तभी मैंने जिस हाथ से अर्थी को पकड़ा हुआ था, उसी हाथ को किसी ने एकदम से पकड़ लिया। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने ठिठक कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और छुड़ा भी लिया। मुझे लगा शायद अकड़न की वजह से लाश के बदन में हरकत हुआ होगा
यही सोचकर मैंने बात को हवा में उड़ा दिया। अगर बाकियों को बताता तो खामखा वो लोग भी डर जाते हैं। कुछ देर ऐसे ही चलने पर हम लोग शमशान पहुंचे। जैसे ही हम लोग शमशान में दाखिल हुए कि अचानक ही बहुत तेज बारिश आ गई। शमशान में बने एक शेड के नीचे हमने लाश को रखा और खुद भी वहीं खड़े हो गए। उस घने अंधेरे में रोशनी का एकमात्र जरिया शेड की खुट्टी पर टंगी एक लालटेन ही थी। वो भी तेज हवाओं में जूझ रही थी। टीन के शेड पर टिपटिपाती बारिश की मोटी बूंदों के अलावा और कोई आवाज मेरे कानों में आ नहीं रही थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मेरे और जगदीप के अलावा और जो 2 लोग आए थे उन्होंने कहा, तुम दोनों यहीं रुको, हम लकड़ी का इंतजाम करते हैं। और इतना बोलकर वो दोनों भींगते भींगते ही वहां से चले गए। बारिश हर पल बढ़ती ही जा रही थी। मेरे और जगदीप के अलावा अब आसपास कोई जिंदा इंसान नहीं था। अभी हम लोग वहां खड़े खड़े इधर उधर देख ही रहे थे। तभी जगदीप ने एक दबी सी घबराई हुई आवाज में कहा, मनोज ये लाश हिल क्यों रही है? जगदीप की बात सुनकर उस माहौल में शायद एक बार के लिए कोई भी डर जाता, मगर मैं नहीं डरा। मैं उस धुंधली सी रोशनी में नजरें गड़ाकर उस कफन में लिपटे उस लाश को देखने लगा। लेकिन सब कुछ तो सामान्य ही था। ना तो वो लाश हिल रही थी और न ही कुछ ऐसा वैसा था। सारा कुछ देखने के बाद मैंने जगदीप से कहा, नहीं तो कहाँ लाश हिल रही है? दारू वारू पीकर आया क्या? मेरी इस बात पर जगदीप कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी तेज हवा के झोंके से काफी देर से फड़फड़ाती लालटेन की लौ अचानक से बुझ गई। लालटेन बुझते ही किसी ने मेरे दाहिने हाथ को कसकर पकड़ लिया। तभी मैं बोला, यार जगदीप, इतना भी क्या डरना, हाथ छोड़ मेरा। इस पर जगदीप ने जो कहा वो सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैंने कहा तेरा हाथ पकड़ा है? जगदीप से ये सुनकर मुझे याद आया कि जगदीप तो मेरी बाईं ओर खड़ा था। तभी मुझे ये एहसास हुआ कि वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा है और उस हाथ में जिस तरह का खरखरापन था उससे ये साफ था कि वो किसी उम्र दराज आदमी का हाथ है। मैं ठिठक कर पीछे हट गया और उस हाथ को अपने हाथ से अलग कर लिया। इतने में ही जगदीप ने लालटेन जलाने के लिए अपना लाइटर निकाला। लाइटर की रोशनी में मैंने जब आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर हाँ, वो जो लाश थी उसके चेहरे पर से कफन हट चुका था। उस बुढ़े के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो मेरे ही ऊपर हंस रहा हो। खैर, जगदीप ने लालटेन जलाया। वो दोनों लकड़ी लेकर अभी तक नहीं आए थे। थोड़ी देर पहले की बात अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी जगदीप बोला, सुनना, तू रुकेगा यहाँ पर? आज सुबह से पेट ठीक नहीं है, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। उस वक्त मैं कहीं ना कहीं डरा हुआ तो था, लेकिन अगर मैं अपना डर जाहिर करता तो डरपोक किस्म का जगदीप भी मेरा मजाक उड़ाने लगता। इसलिए मैंने अपना डर छिपाते हुए जगदीप को हाँ में इशारा किया। मेरे से हाँ का इशारा पाकर जगदीप शमशान से निकलकर खेतों की ओर चल दिया। उस वक्त मेरा डर कई गुना बढ़ गया था, क्योंकि ठीक मेरे सामने एक लाश पड़ी थी और शायद पूरे शमशान में मैं अकेला ही था। आसपास का सन्नाटा और अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर काटे जा रहा था। मैंने सोचा अगर लाश की ओर नहीं देखूंगा तो डर कम लगेगा, मगर कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को ना देखना चाहें तो बार बार आपकी नजर उसी पर जाती है।
भूले भटके मेरी भी नजर उस लाश पर जा ही रही थी। तभी मैंने देखा उस बुढ़े का चेहरा धीरे धीरे मेरी ओर घूम रहा है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता हंसी में तब्दील हो रही थी। इतना सब देखने के बाद मैं वहां ज्यादा देर तक रुक नहीं सका और भागकर शमशान से बाहर निकलने लगा। अभी मैं उस बूढ़े की लाश को देखते हुए भाग ही रहा था कि तभी मैं किसी से टकराकर जमीन पर गिर गया। आगे मुड़कर देखा तो वही दोनों आदमी थे जो लकड़ी लाने गए थे। फिर मैंने उन दोनों को पूरी बात बताई, लेकिन दोनों में से कोई भी मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। खैर, हमने लाश का दाह संस्कार किया और घर आ गए। मगर आज भी उस बूढ़े की आत्मा गांव में भटकती रहती है। मामा जी की कहानी खत्म होते ही अंदर से खाने का बुलावा आ गया। प्रिंस भागकर अंदर चला गया। प्रिंस के जाते ही मामा जी ने मेरे से कहा, कमलेश, कहानी कैसी लगी? अच्छा सुनना, असली में देखेगा उस भूत को। इस पर मैंने कहा, क्या सच में? पर कहाँ मामा जी? इस पर मामा जी ने हमारे घर के बगल में जो एक छोटा सा खंडर जैसा घर था उधर इशारा किया और कहा, आज रात को तू मेरे साथ उठना। फिर मैं और मामा जी अंदर आ गए और खाना पीना करके सो गए। ठीक आधी रात को मामा जी ने मुझे उठाया और मुझे लेकर घर से बाहर आ गए और इशारा करके उस छोटे से खंडर घर की ओर देखने को बोला। मैंने आंख मलते हुए जब उस घर की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस घर की छत पर पैर लटकाकर कोई बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था। अंधेरे में उस आदमी का चेहरा तो नहीं दिखा, मगर हाँ, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। फिर तुरंत ही मामा जी ने मुझे अंदर लेकर आ गए। मैं ये सब देखकर बहुत डर गया और फिर कभी भी अपने मामा के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी कमलेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।